हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 अगस्त 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि रेवड़ी संस्कृति पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाएगा विशेषज्ञ समूह। अब ये रेवड़ी संस्कृति क्या है? देखिए, जब चुनावी माहौल आता है तो जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो जनता को लुभाने के लिए, वोट पाने के लिए और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कुछ ऐसे वादे करती है जो कहीं ना कहीं सरकार पर या फिर राज्य पर, उसके साथ देश पर बोझ पड़ती हैं। जैसे कि मुफ्त बिजली देना, किसानों का कर्ज माफ करना, ये सब। तो एक तरीके से ये रेवड़ी संस्कृति हो गई है। जीतने के लिए किसी भी हद तक मुफ्त योजनाएं दी जाती हैं। उसी को यहाँ पर कोट किया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये बोला है कि इसको रोकने के लिए एक विशेष समूह बनाया जाएगा। हालांकि कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत इस पर रोक लगाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर टिप्पणी करी थी कि जो रेवड़ी बांट देते हैं वो सही नहीं है। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है और गठित विशेषज्ञ समिति बनाने का इस पर फैसला किया है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें बहुत कुछ मुफ्त में देना, यानी चुनावी रेवड़ियां बांटने की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि सरकार, नीति आयोग, वित्त आयोग, आरबीआई और अन्य सभी हितधारकों को इस गंभीर मामले पर मंथन करने और रचनात्मक सुझाव देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग या केंद्र सरकार यह नहीं कह सकती है कि वे कुछ नहीं कर सकते। इन चुनावी रेवड़ियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चिंता जता रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी व हिमा कोहली की पीठ ने इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार को उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ पैनल गठित करने का आदेश देने का संकेत दिया है। पीठ भाजपा नेता व वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। उपाध्याय ने पार्टियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए दी जाने वाली मुफ्त की रेवड़ियों की घोषणा पर रोक लगाने और ऐसे दलों पर कार्रवाई करने की मांग की है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज है, सरकार ने वापस लिया डाटा प्रोटेक्शन बिल। अब ये डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या है? देखिए, अभी तक सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं था या कोई ऐसा बिल नहीं था जिससे वो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब पर कोई नकेल कस सके या फिर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सके। उसके लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था, जिससे सरकार के दायरे में, सरकार की जांच एजेंसियों के दायरे में ये जितनी भी पोर्टल होते हैं वो आ जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल इस बिल को रोक दिया गया है, यानी कि सरकार ने वापस ले लिया है और इसे नए तरीके से, इसमें नई चीजें ऐड करके लाने की बात कही गई है। डाटा प्रोटेक्शन बिल को सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार अब नए सिरे से विस्तृत डाटा प्रोटेक्शन बिल लाएगी। नया बिल पूरी तरह से स्टार्टअप के हक में होने के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखकर लाया जाएगा। बुधवार को बिल वापसी को लेकर पहले कैबिनेट कमेटी की मंजूरी ली गई और फिर संसद में प्रस्ताव लाया गया। वर्ष 2019 में पहली बार यह बिल संसद में पेश किया गया था। फिर इस बिल को समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया। 16 दिसंबर 2021 को समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी थी और अब इस बिल को अंतिम रूप देकर संसद में पेश किया जाना था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि संसदीय समिति ने बिल में 81 संशोधन का प्रस्ताव दिया था। समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार के लिए विस्तृत वैधानिक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही बिल को वापस लिया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अमेरिकी स्पीकर के दौरे से भड़के चीन ने ताइवान पर लगाए कई प्रतिबंध। ताइवान की सफल यात्रा के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी बुधवार को दक्षिण कोरिया पहुंच गई। उनकी यात्रा से आग बबूला चीन ने ताइवान पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसमें ताइवान से मछली समेत कुछ खाद्य उत्पादों के आयात और रेत के निर्यात पर रोक शामिल है। चीन के उप विदेश मंत्री सिन फेंग ने बीजिंग में अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न को तलब कर कड़ा विरोध जताया है।
और वाशिंगटन को अपनी इस गलती के लिए भारी कीमत चुकाने की धमकी भी दी है। अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में लड़ाकू विमान भेजे। इसके अलावा उसके आसपास समुद्री क्षेत्र में युद्धाभ्यास भी किया है। चीन के स्टेट काउंसिल ने ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले संगठनों, कंपनियों के लिए विरुद्ध दंडात्मक उपायों की घोषणा की है। ऐसे संगठनों और कंपनियों के प्रमुखों के चीन आने पर रोक होगी। प्रवक्ता ने कहा कि ताइवान से 2 प्रकार की मछलियों यानी कि संतरा, नींबू और खट्टे फलों के आयात पर बुधवार से ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। गुलाम कश्मीर व बलूचिस्तान में सैन्य ढांचा बना रही है चीनी सेना। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर परियोजना को लेकर चीन अब पाकिस्तान सेना के जनरलों को खुश कर सीपीईसी को बनाए रखने की चालबाजी में जोर शोर से जुट गया है। इस रणनीति के तहत चीनी सेना बलूचिस्तान से लेकर गुलाम कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी सेना के लिए सैन्य ढांचे का निर्माण कर रही है। उसकी रणनीति का मकसद सीपीईसी के सहारे ग्वादर बंदरगाह तक अपनी सीधी पहुंच सुनिश्चित करना है। ग्वादर बंदरगाह तक अब निर्यात रास्ता बनाकर चीन अपने आर्थिक फायदे के लिए पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन करने की तैयारी में है। सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सीमा पार की गतिविधियों से जुड़े कई ऐसे नए सबूत सामने आए हैं जो स्पष्ट करते हैं कि पाकिस्तान सेना की पूरी सहमति से चीनी सेना बलूचिस्तान और गुलाम कश्मीर में सेना के लिए महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं का निर्माण कर रही है। पाकिस्तान के लोग अपने मुल्क पर चीन के बढ़ते कर्ज के चलते सीपीईसी का विरोध करते रहे हैं। चीन अपने राजनीतिक व आर्थिक हित के लिए पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में रखना चाहता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, खत्म होंगे टोल प्लाजा, जीपीएस के जरिए वाहनों से वसूला जाएगा शुल्क। जल्द ही राज्य मार्गों पर टोल प्लाजा नहीं दिखाई देंगे। जहां तक वाहनों से टोल वसूलने की बात है तो 6 महीने के अंदर इसके लिए नई तकनीक लाई जाएगी। बुधवार को राज्यसभा के प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में नितिन गडकरी ने यह बात बोली है। 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजे के मुद्दे पर सदस्यों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि टोल प्लाजा ने ट्रैफिक जाम और लंबी लाइनें जैसी कई समस्याएं पैदा की हैं जिन्हें सरकार समाप्त करना चाहती है। सरकार टोल वसूलने के लिए 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। एक तो जो जीपीएस से होगा, यानी कि आप गाड़ियों में जीपीएस लगेगा, ये जो इनबिल्ट होगा और उससे आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। और दूसरा तरीका है जो नंबर प्लेट से भी स्कैन करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट किए जाएंगे। हालांकि जीपीएस को ज्यादा बेहतर बताया जा रहा है इसमें। नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार अगले 3 वर्षों में देश के 26 नए ग्रीन एक्सप्रेस वे बनाएगी। इतना ही नहीं, वर्ष 2024 तक भारत का सड़क ढांचा उतना ही अच्छा होगा जितना कि अमेरिका का है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास धन की कोई कमी नहीं है। प्राधिकरण की रेटिंग अच्छी होने के साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत है। उन्होंने कहा कि NHAI 1 साल में 5 लाख किलोमीटर सड़कें बना सकता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। आधार अधिनियम के तहत होगा मतदाता सूची में प्रमाणीकरण। आधार के जरिए मतदाता सूची में मतदाताओं का प्रमाणीकरण आधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि आधार अधिनियम की धारा 8 और 8 यानी कि आधार अधिनियम की धारा 8(2) और 8(3) के अनुसार किसी के आधार नंबर का उपयोग उसकी सहमति के बाद केवल उसे सूचित किए गए उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। चंद्रशेखर ने कहा कि आधार डाटा के दुरुपयोग और उसकी प्रोफाइलिंग की कोई घटना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संज्ञान में नहीं है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त। सुरेश
एन पटेल ने बुधवार को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी के रूप में शपथ ग्रहण किया है। यह पद 1 वर्ष से रिक्त था। कार्यवाहक सीवीसी के रूप में इस साल जून से अपनी सेवा दे रहे पटेल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी उपस्थित थे। आंध्रा बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पटेल को वर्ष अप्रैल 2020 में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी संजय कोठारी ने पिछले साल 24 जून को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था। सरकारी तंत्र में यह बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का नेतृत्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करता है और इसमें 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय चयन पैनल के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के संबंध में निर्णय लेने के लिए जुलाई में बैठक की थी। पैनल में अन्य 2 सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष नेता शामिल थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है, कोयले पर बिजली मंत्रालय का यू टर्न, आयात की बाध्यता को किया खत्म। कोयला आयात को लेकर बिजली मंत्रालय की दुविधा एक बार फिर सामने आ गई है। 1 महीने पहले तक मंत्रालय राज्य सरकारों और बिजली बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बना रहा था कि उन्हें घरेलू कोयले में मिश्रण के लिए जल्द से जल्द कोयला आयात करना चाहिए। अब जबकि तकरीबन 2 करोड़ टन कोयला आयात करने का ऑर्डर दिया जा चुका है, वह 3 करोड़ टन कोयला और आयात करने की प्रक्रिया चल रही है, तब मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी कर इसकी बाध्यता को खत्म कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि वह कोयला आयात का फैसला अपने स्तर पर करे। अभी तक कहा जा रहा था कि जो बिजली कंपनियां और राज्य सरकारें घरेलू कोयला आयात में 10% आयातित कोयला मिश्रित करने का सुनिश्चित नहीं करेंगी, उन्हें घरेलू कोयले की आपूर्ति भी बाधित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट पेज इंटरनेशनल पेज है। इंटरनेशनल पेज पर पहली न्यूज है, ताइवान प्रकरण में चीन ने की भारत को घसीटने की कोशिश। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन ने इस पूरे प्रकरण में भारत को भी घसीटने की कोशिश की है। चीनी विदेशी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में अमेरिका को धमकी देते हुए कहा गया कि एक चीन की नीति को भारत समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त है। भारत ने इस मसले पर आधिकारिक तौर पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है, परंतु यह भी सच्चाई है कि भारत ने पिछले लगभग 1 दशक से एक चीन की नीति पर भी रणनीतिक चुप्पी साध रखी है। चीनी विदेश मंत्रालय का यह बयान नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास की तरफ से जारी किया गया। जानकार चीनी दूतावास की इस सक्रियता को लेकर हैरान हैं। अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के तुरंत बाद ही चीनी दूतावास बेहद सक्रिय रहा। नेक्स्ट न्यूज है, आर्थिक संकट में संजीवनी बना भारत, श्रीलंका ने जताया आभार। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने आर्थिक संकट में घिरे द्वीपीय देश की मदद के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि भारत ने कठिन समय में सहायता की और हमें जीवन की सांस दी है। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने बुधवार को यह टिप्पणी संसद में अपने संबोधन के दौरान की है। उन्होंने कहा कि मैं देश की जनता और अपनी ओर से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने बुधवार को सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया। चलिए स्पोर्ट्स पेज पर आते हैं कि बैडमिंटन और जूडो में मिला रजत। भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स में बुधवार को भी पदक जीतना जारी रहा। भारतीय बैडमिंटन मिक्स टीम ने रजत पदक जीत कर और उसके कुछ घंटों बाद लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में देश को पदक दिलाना जारी रखा और कांस्य अपने नाम किया। इसके बाद सौरव घोषाल ने स्क्वैश के पुरुष सिंगल्स में देश को कांस्य पदक दिलाया। जुडोका तुलिका मान फाइनल में जरूर हार गई, लेकिन वह रजत जीतने में सफल हुई। इसके साथ ही मुक्केबाज निखत जरीन, नीतू गंधास और मोहम्मद हसामुद्दीन ने अंतिम 4 में जगह बनाई और अब वे खाली हाथ नहीं लौटेंगे।
तो ये आज का यानी 4 अगस्त 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।